नमस्कार। जनपक्ष में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियदर्शन। दोस्तों, 3-4 दिन पहले मैंने एक वीडियो देखा था एक लड़की का, जिसको कुछ लड़के और कुछ लड़कियां भी घेरे हुए हैं बड़ी आक्रामक मुद्रा में। ऐसा लग रहा है जैसे वो उसको पीटेंगे या उसकी पिटाई कर रहे हैं, ऐसा कुछ लग रहा था। पता चला कि रुचि तिवारी नाम की लड़की है, जो यूट्यूबर है, पत्रकार है, और वो एक विरोध प्रदर्शन कवर करने गई थी। विरोध प्रदर्शन इन दलित छात्रों का था, जो यूजीसी गाइडलाइंस को, यानी बीते दिनों आपको याद होगा कि उच्च शिक्षा संस्थानों में जातिगत भेदभाव खत्म करने के लिए जो गाइडलाइंस जारी की गई, जिनको सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया, जिन पे उनके पक्ष में ये लोग अपनी रैली निकाल रहे थे। उस रैली को कवर करने ये लड़की गई, और इसका नाम रुचि तिवारी है, इसलिए इसके साथ इस तरह की बदतमीजी हुई, धक्का मुक्की हुई। मुझे देख के थोड़ा बुरा लगा कि हम लोग जिस जातिवाद का विरोध करते हैं, उस विरोध में हमें और सतर्क होने की जरूरत है। खासतौर पर जो प्रगतिशील ताकतें हैं, जो पिछड़ी जातियों से आने वाली ताकतें हैं, उनको अपने व्यवहार को मर्यादित रखने की जरूरत है। लेकिन आज अपने इस ख्याल पे मुझे थोड़ी शर्मिंदगी हो रही है, क्योंकि मैंने पाया कि असल में ये पूरा मामला उल्टा था। आप इस मामले के तमाम वीडियो देखिए। इत्तेफाक से, बल्कि इत्तेफाक नहीं कहना चाहिए, ये जानबूझकर जो रुचि तिवारी के साथ हुआ, उसको भरपूर प्रचार मिला। बताया गया कि देखो, उसमें कोई साउंड नहीं आ रहा था, वो म्यूटेड वीडियो था, जिससे ये भ्रम हो रहा था कि रुचि तिवारी के साथ बदसलूकी हो रही है। बताया गया उसके एआई वर्जन आ गए तरह तरह के, जिसमें एक बड़ी क्रूर से लड़के लड़कियां उसको पीटने की कोशिश कर रहे हैं। ये सब कुछ बड़ी तेजी से तूफान की तरह हुआ। तो मैं आज जब इसके तमाम वीडियो देख रहा था, तब पता चला कि मामला तो बिल्कुल उल्टा है। जिसको विलेन बनाया जा रहा है, असल में वो विक्टिम है। और रुचि तिवारी नाम की लड़की वहां जाकर उसका वीडियो देखिए। उस प्रदर्शन में जिस बदतमीजी शब्द का इस्तेमाल मैं पसंद नहीं करता हूं, लेकिन बदतमीजी के अलावा कोई दूसरा शब्द मुझे सूझ नहीं रहा है, जिस बदतमीजी से वो पानी मिला, पानी मिला, पानी पिया, पानी पिया जैसा कुछ लगातार बोल रही है, वो जैसे किसी जख्म को कुरेदने जैसा है, जैसे वो मजाक उड़ाने जैसा है कि तुम लोग तो पानी के नाम पे झूठ फैलाते हो, या तुम लोगों को तो पानी पीने लायक भी नहीं माना जाता है, तुम कहां बराबरी करोगे। ये लड़के जो यूजीसी गाइडलाइंस के सपोर्ट में रैली कर रहे थे, उसके बाद यही नहीं, उस लड़की ने धक्का मुक्की शुरू की। इसका भी वीडियो है। उसने एक लड़की अंजलि को गिरा दिया धक्का देके, उसका भी वीडियो है। इसके बाद पता चलता है कि ये 2-3 लड़के लड़कियां उसके पीछे दौड़ते हैं, ये बताते हुए कि इसको पकड़ो, पुलिस वाले वहां मौजूद हैं, अर्ध सुरक्षा बल भी वहां मौजूद हैं, लेकिन कोई उनको रोकता नहीं है। और लड़की निकल जाती है। बाद में वीडियो आता है। अब जाकर दूसरे पक्ष का जो वास्तविक पक्ष था, वो वीडियो आया है, वो कैफियत आई है। अंजलि नाम की लड़की, जो इस रुचि तिवारी के वीडियो में बड़ी प्रोमिनेंटली दिख रही है, वो आकर बताती है कि पूरा वाकया क्या था। वो सिर्फ बताती नहीं है, उसके पक्ष में प्रमाण भी पेश करती है। वो ये भी बताती है कि यही लड़की इस प्रदर्शन से पहले, जो वंचित दिवस ये लोग मना रहे थे, उसके पहले भीम आर्मी के प्रदर्शन में जाती है, और वहां भी जाकर ये इसी तरह के उकसावे का काम करती है। ये बताती है कि उस लड़की ने इसको धक्का दिया। इसका कहना है कि मुझे तो उसका नाम तक मालूम नहीं था। जब ये लड़की मॉरिस नगर एफआईआर थाने में एफआईआर कराने जाती है, तब भी उसको उसका नाम पता नहीं है। वो उसकी शर्ट के आधार पर बोलती है कि इस रंग की शर्ट पहनी लड़की ने मुझे धक्का दिया था। बाद में पता चलता है कि रुचि तिवारी है। इसके बाद लेकिन और वीडियो आ रहे हैं, और रुचि तिवारी के पक्ष में जितना सात्विक गुस्सा दिख रहा है, जितना क्रोध दिख रहा है, जैसे सबके सब उबल पड़ेंगे, और जुलूस दिख रहे हैं। और जुलूस में 3 नारे मुझे सुनाई पड़े, उसका भी वीडियो है। देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को।
दूसरा नारा है भारत माता की जय, और तीसरा नारा है ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। ब्राह्मणवाद को इस देश में इस तरह जिंदाबाद कहने का ये नया चलन है, जो देश के गद्दारों को गोली मारो सालों के चलन से जुड़ जाता है। और हम पाते हैं कि जो राजनीति पिछले कई वर्षों से सांप्रदायिकता और राष्ट्रवाद के गठजोड़ की इस देश में पोषित की जा रही है, जिसमें अगड़ा अहंकार और दर्प अपने चरम पे है, वो राजनीति यहां भी सक्रिय दिखाई पड़ती है। और उसका उबाल देखिए, एक पूरे किस्से को उसने पलट दिया। अंजलि की कहानी जो है, जो विक्टिम थी उसको विलन बना दिया। अंजलि अपना वीडियो वहीं से शुरू करती है कि आपने मुझे देखा होगा कि मैं नेशनल विलेन हो गई हूं। सवाल है इस पूरे प्रसंग के लिए खुद एक लड़की को अपनी कहानी कहने सामने आना क्यों पड़ा? क्योंकि उसकी कहानी कहने वाला मीडिया हमारे पास नहीं है। मीडिया जो है उस पर इन दिनों जिसका कब्जा है वो पूंजी और सवर्ण मानसिकता दोनों है, जिसके लिए सांप्रदायिकता का सवाल उसकी राजनीति का सवाल है, जिसके लिए जातिवाद का सवाल उसकी राजनीति का सवाल है। तो वो मीडिया जो है वो इस लड़की की वास्तविकता क्यों दिखाएगा? वो उसको नहीं दिखाता है। ये शिकायत पुरानी हो गई कि भारतीय मीडिया में दलितों और पिछड़ों की नुमाइंदगी नहीं के बराबर है, जो बिल्कुल सच है और अक्सर ऐसे मामलों में वो सामने आ जाती है। लेकिन मेरा सवाल यहां एक और है। आपने एक लड़की के साथ, भले आपको बहकाया फुसलाया गया, आपने देख लिया कि उसकी पिटाई जैसा कोई माहौल बना, आप बिल्कुल उबल पड़े। क्या आपको पिछले कई वर्षों में दलितों के घर जिस तरह जलाए जाते हैं, जिस तरह उनको बांध के मारा जाता है, जिस तरह उनको अपमानित किया जाता है, क्या वैसे किसी भी एक मामले में आपका खून खौला, कहीं आपका रक्त उबला आपकी नसों में? ये दिखाई नहीं पड़ता है। दिखाई क्या पड़ता है? एक फर्जी से वीडियो के बाद, मैं उसको फेक नहीं बता रहा हूं, लेकिन कटे छटे उसकी आवाज दबाकर एक खास ढंग से पेश किए गए वीडियो के बाद अचानक ब्राह्मणवाद डीयू के लड़कों के कंधों पे सवार है, मुट्ठी लहरा रहा है, देश का नाम ले रहा है, भारत माता का नाम ले रहा है। असल में वो देश को भी अपमानित कर रहा है, भारत माता को भी अपमानित कर रहा है। और आप याद कीजिए, वही दिन है, इसी पिछले ही हफ्ते इतिहासकार एस इरफान हबीब पे, इरफान हबीब अलीगढ़ वाले नहीं, दिल्ली वाले एस इरफान हबीब पे कागज के टुकड़े फेंके गए, कीचड़ फेंका गया, ये सब कुछ हुआ, लेकिन उसको लेकर कोई कार्रवाई नहीं हुई। दिल्ली पुलिस इतनी सक्रिय है कि मनोज नरवणे की किताब के कॉपीराइट के मामले में स्वतः संज्ञान ले लेती है वो, जबकि कॉपीराइट का मामला जो है वो ऐसे ही कायदे से पेंगुइन को मुकदमा करना चाहिए था कि उसके कॉपीराइट कानून का उल्लंघन, उसके कॉपीराइट का इस्तेमाल किया गया है, उस उल्लंघन किया गया है। लेकिन दिल्ली पुलिस स्वतः संज्ञान ले रही है कि आखिर इसकी प्रतियां सामने कैसे आ गई। यहां अंजलि बताती है कि जब वो थाने में रिपोर्ट करने गई, और उसका वीडियो भी है, बहुत आक्रामक नाराज चेहरे, जो जैसे उसको लगता है कि खींच के मार डालेंगे, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं पुलिस थाने के भीतर। और पुलिस वाले इन लोगों का मोबाइल ले लेते हैं, बताते हैं कि आपकी सुरक्षा के लिए लिया है। यहां पुलिस तो असल में हमारी पुलिस, हमारी न्याय व्यवस्था, हमारी अदालतें किसके साथ खड़ी हैं, किन लोगों के हितों की बात करती हैं, ये बिल्कुल साफ दिखाई पड़ता है। सवाल है इसकी काट क्या हो। यूजीसी के जिस दिशा निर्देश पे, जो बहुत मामूली दिशा निर्देश है, जिसमें यह है कि आप किसी दलित, किसी पिछड़े के साथ कोई भेदभाव वाला व्यवहार न करें, इस पिछड़े सम्मान को बचाने की कोशिश में जारी दिशा निर्देश पे सुप्रीम कोर्ट का स्टे ऑर्डर समझ में नहीं आता है, अदालत का स्टे ऑर्डर समझ में नहीं आता है, पता नहीं चलता है कि क्यों किया गया। यही स्थिति कई मामलों में है। पुलिस कई मामलों में चुपचाप दर्शक बनी रहती है
उसको मालूम, उसको लगता है कि जो हो रहा है ठीक हो रहा है। आप देखें तो एक तरह का नस्ली परायापन है, रेशियल अदरनेस जिसको बोलते हैं, वो है जो दलितों और पिछड़ों को अलग कर रहा है बाकी लोगों से, उन लोगों से जिनके हाथ में सत्ता है, जिनके हाथ में ताकत है। कई दिन पहले मैंने एक सवाल पूछा था और इसी यूट्यूब चैनल पे कि जातिवादी राजनीति खतरनाक है कि सांप्रदायिक राजनीति। मेरा मानना था कि जातिवादी राजनीति इसलिए कम खतरनाक है कि वो समाज से कम हो रही है, जबकि सांप्रदायिकता का राक्षस बड़ा होता जा रहा है। आज मुझे लगता है कि मैं गलत था। जो सांप्रदायिकता का राक्षस बड़ा हो रहा है वही जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, ये कहते हुए कि हम तो जातिवादी नहीं हैं। उसको बस दलितों का जातिवाद दिखता है, उसको बस पिछड़ों का जातिवाद दिखता है, उसको बस उन ताकतों का जातिवाद दिखता है जिनको अब तक वो उत्पीड़ित करता रहा है, जिनके खिलाफ उसका चाबुक चलता है। क्योंकि उसके पीठ पे कोई चाबुक नहीं है, क्योंकि उसके चेहरे पे कोई निशान नहीं है किसी चोट का, तो उसको लगता है जातिवाद कहां है, हम तो बिल्कुल जातिवादी नहीं है। दोस्तों, डीयू में जो कुछ हुआ पिछले दिनों दिल्ली के विश्वविद्यालयों में, डीयू और जेएनयू दोनों जगहों पे, ये यहीं पे खत्म नहीं होने जा रहा है। ये देश के अलग अलग विश्वविद्यालयों में, अलग अलग शहरों में, चौराहों में फूट पड़ सकता है और इसको रोकने की जरूरत है। लेकिन रोकने की जवाबदेही किसकी है? क्या इसको आप पुलिस बल से रोकेंगे? क्या इसको आप कानून के डंडे से रोक पाएंगे? क्या इसको आप अगड़ा दादागिरी से रोकेंगे? इसको रोकने के लिए अंततः आपको अपने आप को बदलना होगा, अपने आप को रोकना होगा। ये उन लोगों को अपने आप को रोकना होगा जो अब तक अपनी सांप्रदायिक दृष्टि से ये सारा विभाजन पैदा करते रहे हैं। एक देश, अगर हम एक हैं, अगर हम किसी तरह के भेदभाव में यकीन नहीं रखते हैं, तो हमारे यहाँ अल्पसंख्यक, हमारे यहाँ आदिवासी, हमारे यहाँ पिछड़े, हमारे यहाँ दलित इतना पीछे क्यों हैं, ये भी हमारा सवाल होना चाहिए। और फिर मैं उस पहली बात पर लौटता हूं, रुचि तिवारी के साथ अगर किसी बदसलूकी की कोशिश हुई, तो मैं जानता हूं कि दलित आंदोलन को या फिर तमाम आंदोलनों को अपने बहुत सारे वाजिब गुस्से को रोकते हुए कई बार अपने हाथों को नियंत्रित करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी जवाबदेही अपने लोगों के प्रति बहुत बड़ी है, उससे उम्मीदें बहुत बड़ी हैं, उसका रास्ता बहुत बड़ा है। वो अपने आप को भटकाए नहीं, उसका लक्ष्य बहुत स्पष्ट है। ये भटकाने वाली ताकतें हैं जो माइक लेके चली आएंगी, जो पूछेंगी कि पानी मिला कि नहीं मिला, जो हंसी उड़ाएंगी, जो हंसेंगी, मुस्कुराएंगी किनारे, और जब ये सब काम नहीं आएगा, जब इसके लिए कभी उनको कुछ झेलना पड़ेगा, तो चिल्लाएंगी ब्राह्मणवाद जिंदाबाद। तो दोस्तों, इस ब्राह्मणवाद के नासूर को खत्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? एक लंबी लड़ाई है जो कई बार लगता है कि हम जीतेंगे, कई बार लगता है कि इसमें समाज पीछे। जब मैं हम शब्द बोल रहा हूं तो मेरा मतलब किसी जाति विशेष या कुछ जातियों से नहीं है, वो उन प्रगतिशील, समतावादी, समतामूलक समाज की कल्पना करने वाले लोगों से है जो चाहते हैं कि वाकई हिंदुस्तान एक हो, वाकई हिंदुस्तान जो है हिंदुस्तान के लोग आपस में मिलजुल के रहें, किसी के साथ किसी उत्पीड़न या भेदभाव का मामला न हो। यूजीसी को ऐसी गाइडलाइन न बनानी पड़े जिसकी वजह से कोई रोहित वेमुला, जिसके न होने पर कोई रोहित वेमुला मारा जाए, खुदकुशी कर ले, कोई पायल तड़वी मारी जाए, खुदकुशी को मजबूर हो। ये ख्याल रखना जरूरी है। ये लड़ाई अभी लंबी है। शुक्रिया।